तो गुड इवनिंग एवरीवन। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल द टुडे जर्नी ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट वीक में एंड किया था। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सेम प्लेस व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। ठीक है। एंड बहुत एक्साइट, कितने लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट किया? जरा जूम हैंड रेज करिएगा। कितने लोगों ने सबमिट किया? जरा जूम हैंड रेज कीजिए जिन्होंने सबमिट किया। आई गेस कपल ऑफ लोगों ने किया है, मतलब वर्किंग ऑन इट। ठीक है, नो इशूज। एक्चुअली असाइनमेंट काफी कम थे, तो नेवरदलेस यू हैव द टाइम फॉर दिस वीक। इस हफ्ते का समय है आपके पास सैटरडे तक का, तो आराम से करिए, टेक योर टाइम। अगर आपको लगता है कि आपको अपना सबमिशन रिवाइज करना है तो यू कैन रिवाइज इट एंड शेयर इट ए रिवाइज्ड वर्जन एज वेल। सिंस एक्चुअली ये समय मुझे देना पड़ा क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स में इंटरनेट बैन है, स्पेशली पंजाब और बाकी स्टेट्स में। तो काफी सारे रिक्वेस्ट आए थे। कंसिडरिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स वी डिसाइडेड कि दिस इज द हाई टाइम कि चलो थोड़ा समय दे देगा। एंड एक्चुअली इट विल टेक टाइम, मतलब दिस हैज टू टेक टाइम। वैसे जिन्होंने सबमिट किया है ना, आप लोगों के लिए एक एडिशनल आप लोगों को टास्क देता हूँ, एंड बाकी लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं, बाकी लोग फ्री हैं। जितने सबमिशंस आए हैं ना, आप लोगों ने बहुत सारे पेजेस बना लिए। आपको ये पूरा असाइनमेंट एक पेज में खत्म करना है। सिंगल पेज योर असाइनमेंट शुड बी क्लोज्ड। अब आप ये सोचिए, आपने होमवर्क किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, बट अगर आपको किसी अपने क्लाइंट को बताना होगा, यू कैनॉट गिव देम 20 पेजेस। आप उसको 20 पेज नहीं दे सकते। तो यू विल हैव टू समराइज योर फाइंडिंग्स इन सिंगल पेज। तो सोचिए कि कैसे आप अपने फाइंडिंग को एक पेज में समराइज कर सकते हैं। और डुएबल है, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, बिल्कुल डुएबल है। अगर आप लोग के पास मून होता तो थोड़ा मुश्किल होता। मैंने मून को बाहर निकाल रखा है, आप लोगों की जिंदगी आसान कर रखी है। डू ट्राई टू सी कि आप इसको सिंगल पेज पे कैसे समराइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के भी नंबर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्यूरेसी के नंबर है, प्रेजेंटेशन के भी नंबर है। अभी ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने ना, सर ने होमवर्क दिया, जल्दी से फोटो खींचो और सर को भेजो। आधे लोग तो फोटो ऐसे आते हैं, कुछ कटे हुए, कुछ टेढ़े मेढ़े। अरे भाई, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, उसको अच्छे से सबमिट करिए। सी, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट द सोर्स ऑफ नॉलेज, इट विल नॉट कम टू यू। वो बोलते हैं ना, विद्या का अनादर अनादर नहीं करना चाहिए, तो कभी ना करें उसके अनादर। मतलब विद्या का अनादर इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू इन आवर लाइफ। कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो आराम से असाइनमेंट को सबमिट करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असाइनमेंट पे कोई भी डाउट है, सारे क्यूएनए के बाद लूंगा, सॉरी मतलब क्लास के बाद लूंगा, तो यू कैन आस्क इन दैट सेशन। बहुत लॉजिकली अटेम्प्ट करिए, बहुत सोचिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, वो ये, जब आप इसको मल्टीपल ईयर का किया है, 3 साल का या 5 साल का, ट्राई टू सी अ पैटर्न। देखिए क्या कोई पैटर्न आ रहा है। अब एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए, जिन्होंने किया है उनको बेहतर समझ में आएगा। जो सूर्य देव है, वो सेम ट्रांजिट साइकिल ईयर ऑन ईयर फॉलो करते हैं। जैसे अगर 23 मार्च को सन किसी साइन में है 2023 में, तो बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि सन 23 मार्च 2024 को भी ना उसी साइन में होंगे। और जब उसी साइन में होंगे तो पर्सन के लिए ट्रांजिट सेम होगा। ये मैं चाहता था कि आप लोग अपने फाइंडिंग में लेके आएंगे, बट किसी की थी नहीं, इसलिए आई एम गिविंग यू दिस टिप्स। तो लुक फॉर दिस पैटर्न्स। आपको जो होमवर्क काफी बड़ा दिख रहा है ना, एक्चुअली में बड़ा नहीं है। एक बार आपने ये पैटर्न पहचान लिया, आपकी जिंदगी सॉर्टेड है। बट ये पैटर्न तक पहुंचने के लिए ना, ये मेहनत जरूरी थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सूर्यदेव का, तो सूर्यदेव का जो ट्रांजिट ऑर्डर है, वो हर साल में सेम होगा, एवरी ईयर। जैसा आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए नॉलेज के लिए, सूर्यदेव लगभग 15 तारीख के आसपास
अपना ट्रांजिट होते, ट्रांजिट का मतलब अपनी राशि चेंज करते हैं, प्लस माइनस 2 दिन पकड़ लीजिए, कभी 13 तारीख को होंगे, कभी 14 को होंगे, कभी 15 को होंगे, कभी 16 को होंगे। दिस इज अ जनरल रेंज। लगभग 700 साल में आप देखेंगे इसको तो ये सेम रहेगा फॉर 700 ईयर्स। लेकिन जब आपकी एनालिसिस 700 साल से ज्यादा जाएगी तो सूर्यदेव का ट्रांजिट चेंज करता है। जैसे कि अगर हम अपने ट्रांजिट को ले जाएं 600 एडी में, एडी समझते हैं सब लोग? एडी मतलब वो समय काल जिसकी अभी हम गिनती गिन रहे हैं। अगर अपने ट्रांजिट को हम 600 एडी के आसपास ले जाएं तो सूर्यदेव का मकर में जो ट्रांजिट है वो आपको दिसंबर में आएगा। इसीलिए आप लोगों में से किसी को याद नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग पढ़ते कम है, तो कभी मकर संक्रांति दिसंबर में भी मनाई जाती थी। मकर संक्रांति मींस जैन 15 जिसको हम, और एक बहुत आपको कोरिलेशन फैक्ट बताता हूं, हम सब लोगों ने अपने बचपन में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई थी, 14th जनवरी। आज हम लोग बड़े हो गए तो 15 को मना रहे हैं। जब हम बूढ़े होंगे, उम्मीद करता हूं सब लोग शतक मारे, तो जिस समय आप शतक मार रहे होगे उस समय आप पहुंचोगे तो शायद 16 जनवरी भी हो जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेट। जो अर्थ का हमारा एक्सिस है वो मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये चेंज आता है। अगर आज से 10,000 साल के बाद हम ज्योतिष की कल्पना करेंगे तो शायद ज्योतिष पूरा बदल जाएगा। जो सायन और निर्यन पे लोग लड़ाई करते हैं, एक एग्जांपल जिनको नहीं पता आपको समझाता हूं। देयर आर 2 सिस्टम्स, सायन एंड निर्यन। एक को वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो करता है, एक को हम फॉलो करते हैं। यही वजह है कि आपकी सूर्य राशि या बाकी ट्रांजिट्स वहां अलग दिखेंगे, यहां अलग दिखेंगे। ये पिछले 700 साल में हुआ है, ये पिछले 700-800 साल में हुआ है। जब आप जाएंगे समवेयर अराउंड 600 एडी के आसपास या 500 एडी के आसपास, आपको दोनों ऑलमोस्ट कोरिलेटिंग मिलेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं हमेशा सिखाता हूं और बहुत बड़ी चीज आप लोगों को बता रहा हूं अभी। प्रेडिक्शन इज लाइक एन आर्ट। ये एक आर्ट है जो आर्टिस्ट के इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, सेम कलर्स, सेम ब्रश जिसको एमएफ हुसैन यूज करते हैं वो मार्केट में मिलता है, एवरीवन कैन बाई। बट वो इमेजिनेशन जो एमएफ हुसैन के माइंड में आती है वो सबके माइंड में नहीं आ सकती। सेम अप्लाइज टू प्रेडिक्शन एज वेल। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं प्रेडिक्शन कर लूंगा, प्रेडिक्शन आप उतना ही बेहतर करेंगे जितना बेहतर आप बेसिक्स को सीखेंगे। और बेसिक्स सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बेसिक्स को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करना आज के समय में, इन द मॉडर्न डे टाइम, बिकॉज चीजें बदल गई हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, इफ यू टॉक अबाउट 1960s और 1970s, 14 साल 15 साल में शादियां हो जाती थी लड़कियों की, लड़के की शादी 17-18 में हो जाती थी। आज तो नहीं होती, आज तो शादियां आपको 30 के आसपास होती। सेम गोज टू योर रिलेशनशिप्स। आज से 10 साल पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वर वेरी रेयर, आज हर दूसरे बंदे के पास है। इट इज हार्ड फैक्ट। दिस मीन्स कि until और unless you evolve your knowledge, you evolve your working, आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। तो अगर ये सोचेंगे कि जो किताबों में लिखा है, जो क्लासिक्स में लिखा है, सिर्फ उसको पढ़ के मेरी जिंदगी चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन। इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिक्स गलत, इसका कहीं ये मतलब नहीं है। क्लासिक्स सही है, बट दे वर रिटन इन संस्कृत और तमिल और कन्नड़ और एनी अदर लैंग्वेजेस। जब किसी ऑथर ने उसको ट्रांसलेट किया तो उसने वो बताया जो उसकी समझ थी, जो उसका पर्सपेक्टिव था। इट नीड नॉट टू बी द एक्चुअल रियल फैक्ट। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ योर नॉलेज। और एग्जांपल समझाता हूं, डेटा साइंस, अ कैरियर इन डेटा साइंस
आज से 20 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। या फॉर द एग्जाम्पल कैरियर एज ए एआई साइंटिस्ट, आज से 20 साल पहले नहीं था, आज है, और आज से 20 साल बाद शायद बहुत कॉमन रोल होगा। This means when the world will evolve, we will also have to evolve our knowledge. और यही डिफरेंशिएटर होता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन में और इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन में। This is the biggest differentiator that comes into the play, that comes into the space, कि how much we are able to evolve our knowledge, कि हम अपने नॉलेज को कितना इवॉल्व कर पाते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, सबसे आसान रास्ता, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, दूसरों को कॉपी करते रहिए, सीखते रहिए, बट दिस विल टेक टाइम। दूसरा रास्ता टफ है शुरू में, आप सोचना सीख लीजिए कि हाउ टू थिंक। इफ यू आर एबल टू थिंक, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक, देन इट विल वर्क ऑलवेज। आप इसको कभी भी इवॉल्व कर पाएंगे। और मैं अपने कोर्सेस में यही कोशिश करता हूं कि कैसे आपको एम्पावर कर सकूं वो सोचना सीखने के लिए, कि हाउ वी कैन थिंक एंड अप्लाई आवर नॉलेज इन ऑल द सिचुएशंस एंड ऑल द सर्कमस्टांसेस। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, टफ है, लेकिन डेस्टिनेशन उतना ही स्वीट। डेस्टिनेशन आपके इमेजिनेशन से ज्यादा स्वीट। तो डू गेट इन्वॉल्व इन द वर्किंग्स, डू गेट इन्वॉल्व इन द केस स्टडीज। दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू help us. This is something which is going to add a lot of light in our life. तो इसको फोकस जरूर करिएगा। ये बेसिक ज्ञान था, जनरल ज्ञान था, बट जरूरी होता है छोटे छोटे ज्ञान, कि this will help you to understand the real gist of prediction. सीधी सी बात है ना, दो चीजें होती है, या तो अपनी गलती से सीखिए या फिर दूसरों की गलती से सीखिए। स्मार्ट लोग दूसरों की गलती से सीखते हैं। चॉइस आपकी है, आपको कौन से लाइन में खड़ा होना है, क्योंकि खुद की गलती से सीखेंगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी गलती करते करते। दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो कम समय में जल्दी सीख पाएंगे। यही वजह इसलिए मैं बोलता हूं, इंडिया में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एज आर टू मोस्ट ओवररेटेड टूल्स, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सबसे ओवररेटेड वर्ड्स यही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अप्लाई करना नहीं सीखा। भाई रटा दिया गया, उसको रट लिया, दे आर नॉट एबल टू अप्लाई इट आउट। तो थोड़ा अपने दिमाग के होरिजन को एक्सपैंड करिए, सोचिए हाउ वी कैन अप्लाई दिस नॉलेज इन द करंट टाइम। वो केस स्टडी देने का इंटेंट यही था कि आप उस पैटर्न को सोचते, और ये पैटर्न सिर्फ सूर्यदेव पे नहीं है। When you evaluate each planet ना, इंसान के जीवन में वही पैटर्न आएगा। The pattern will remain fixed for each planet. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू रेट्रोग्रेशन और ड्यू टू रेट्रोग्रेड की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंपैक्ट आ सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इट वोंट बी अ वेरी सिग्निफिकेंट। और रेट्रोग्रेशन भी एक ऐसी चीज है जिसको आप इजिली पकड़ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक। तो जिन्हें भी लग रहा है कि भाई हम बहुत एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वी हैव लर्नड एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग, हमें केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द बच्चा वाला चीज, तो डोंट थिंक ऑन दैट। एक चीज याद रखिएगा, पानी जो हम सब मानते हैं कि भाई माँ गंगा का पानी बहुत पवित्र होता है, बट उस पानी को भी आप स्थिर छोड़ दें 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, वो खराब हो जाएगा। माँ गंगा का पानी पवित्र तब है जो चलता रहता है, या किसी भी पानी के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरह नॉलेज रुका रहेगा, सड़ जाएगा, जंग खा जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। तो उस नॉलेज की प्रैक्टिस क्या है? उस नॉलेज की प्रैक्टिस ही है हाउ मच वी वर्क ऑन द चार्ट्स, कि कितने चार्ट्स पे हम काम करते हैं। जब आप और चार्ट्स देखेंगे तो एक चीज और कॉमन आएंगे, ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है,
दिस इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 23 मार्च को अगर मेरे राहु देव मेष राशि में है तो दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबके लिए मेष राशि में ही है। सिर्फ वैरी क्या करेगा, वैरी करेगा उनका लग्न और चंद्रमा से डिस्पोजिशन। और वो भी कितना वैरी करेगा, 12 ही वैरी कर सकते हैं ना भाई, 12 ही लग्न हो सकते हैं और 12 चंद्र राशियां हो सकती हैं। आप 12 इंटू 12 का पेयर बनाओगे, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 144। तो आप पूरी दुनिया की ट्रांजिट को सिर्फ 144 चार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। भाई 12 लग्न है, 12 राशियां हैं, हर लग्न में 12 राशियां आएंगी, तो 12 के पेयर बने, आप सबसेट बनेंगे, टोटल 144 सबसेट बनेगा। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, इट इज अ मैजिक। तो ये जो ट्रांजिट है आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। When you're actually in practice, so you don't need to work in out, or it won't take that much of time. It's just a matter of hardly 2 minutes or 3 minutes. You will come to know भाई इसका ये लग्न है, इसका ये ascendant है, तो ये इसका होगा। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक और चीज, फिर चलेंगे हम अपने कंजंक्शन की तरफ। जो आपका ट्रांजिट है, दिस इज लाइक अ एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब, गाड़ी में एक्सेलरेटर क्या करती है, गाड़ी को स्पीड देता है। अगर गाड़ी गड्ढे में जा रही है, वहां एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो गाड़ी खाई में जल्दी गिर जाएगी। गाड़ी तेज चल रही है, वहां एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे, गाड़ी तेज आगे बढ़ेगी। सेम इज द पर्पस ऑफ ट्रांजिट एज वेल। ट्रांजिट हमारे जीवन के गाड़ी का एक्सेलरेटर है। आप बिना किसी पर्सन का चार्ट देखे हुए, बिना पर्सन के चार्ट को देखे हुए, सिर्फ आपको पर्सन का नाम पता हो और करंट ट्रांजिट पता हो, आप पर्सन की आधी लाइफ तो पक्का बता सकते हो। Only you know that, that's it। वो भी नहीं चाहिए। जब हम शायद पता नहीं इस कोर्स में मैंने प्रश्न रखा है कि नहीं रखा है, जिनको प्रश्न आती है तो आप सिर्फ प्रश्न बनाओ, आपको पर्सन का कोई डिटेल नहीं चाहिए। पर्सन किस मोमेंट पे आपके पास आया है, आप उसकी सारी प्रेडिक्शन कर दो, खत्म कहानी। जैसे आज मैं किसी से बात कर रहा था, किसी के कंसल्टेशन में बैठा था, तो मैंने शुरुआत ही किया कि सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, साथ में बीवी थी, तो भाई बड़े दुखी हो गए, नकार दिया कि सर नहीं होगा, नहीं है। बट जब कंसल्टेशन खत्म होने लगा तो बोला सर वीडियो थोड़ा बंद कीजिए, हमें कुछ बात करनी। तब वो हकीकत तक पहुंचे कि अब क्या करना है, मतलब करना क्या है, या तो चोरी इतनी सफाई से कीजिए कोई पकड़ ना पाए, और पकड़े जाने का डर है तो फिर उसको कहानी को खत्म कर दीजिए। चॉइस इज योर्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है, द इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर इज दैट कि ट्रांजिट हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। एक और बताता हूं, एज अ जनरल हॉबी, एज अ जनरल प्रैक्टिस, सुबह सो के उठते हैं ना, वंस यू गेट फ्री, एटलीस्ट आपको उस दिन का ट्रांजिट पता होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस बना लीजिए अपने लाइफ की, अपनी हॉबी बना लीजिए कि मुझे हर दिन आज के बाद सुबह सुबह उठ के ट्रांजिट चेक करना है। भाई कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे नींद में भी उठा के पूछे तो आपको वो पता होना चाहिए। देखिए, हर दिन कौन कौन चेंज कर सकता है, एक चंद्रमा ही तो चेंज करेगा डेली, हर 2.25 दिन पे, बाकी तो सेम ही रहेंगे। तो बच्चों, आपको डेली करने की मेहनत नहीं है, बट ये हैबिट डाल लीजिए। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने 3 महीने ये कर लिया ना, तो चौथे महीने से आपको ट्रांजिट अपने आप याद रहेगा, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे याद आएगा, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। मून ऑल्सो फॉर्म्स अ पैटर्न, पैटर्न से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रांजिट को पढ़ना ना हैबिट डाल लीजिए, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हॉबी। अगर आप बिगिनर हैं तब तो पक्का डालिए। पहला काम करना है, कॉपी बनाइए अच्छा सा, और उस पर उस दिन का ट्रांजिट लिख लीजिए कि भाई आज का ये ट्रांजिट। कॉपी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे लिख लीजिए, भाई आज ये ग्रह यहाँ है, वो ग्रह वहां है, वो ग्रह वहां है। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड योर प्रेडिक्टिव प्रैक्टिसेस। और मैं भी कभी कभी क्लास में आऊंगा तो आप लोगों से पूछूंगा ट्रांजिट, शायद कल की क्लास में या किसी भी क्लास में। ये तो भाई सरप्राइज टेस्ट होगा, बता के टेस्ट नहीं लेता मैं, ये सरप्राइज टेस्ट होगा।
एंड सरप्राइज टेस्ट विल हैव सरप्राइज रिवार्ड्स एज वेल। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले क्लास से कि भाई सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, किसी भी समय मैंने सरप्राइज टेस्ट रख दिया। एवरी सरप्राइज टेस्ट विल हैव अ सरप्राइज रिवार्ड। तो मेक दिस अ हैबिट, मेक दिस अ हॉबी कि वी नो द ट्रांजिट ऑफ एवरी प्लेनेट, पता होना चाहिए हमको। एक और चीज, जब मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, आप सब लोगों ने ट्रेन से ट्रेवल किया है? कोई है जिसने आज तक ट्रेन से कभी ट्रेवल नहीं किया हो? एनीवन जिसने ट्रेन से कभी ट्रेवल नहीं किया है या ट्रेन को देखा ही नहीं है जिंदगी में? कोई है ऐसा हु हैज नॉट सीन द ट्रेन? चलिए, अच्छी बात। लेट मी वेल हेल्प यू विद। अब जब आप ट्रेन पे जाएंगे ना या मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो में उतना नहीं दिखता बट इट्स वेरी विजिबल इन ट्रेन। क्या है? ट्रेन के आने से पहले उसकी साउंड चली आती है, होता है ना? यू लिसन द वॉइस फर्स्ट एंड देन द ट्रेन एक्चुअली कम्स। सेम हैपेंस टू योर ट्रांजिट। हर ट्रांजिट अपने आने से पहले अपना रिजल्ट देने लगता है। एवरी ट्रांजिट स्टार्ट गिविंग द रिजल्ट बिफोर इट अराइव्स। जैसे अगर सूर्यदेव का ट्रांजिट मान लिया 14 अप्रैल को होना है, तो 14 अप्रैल का वो इंतजार नहीं करेंगे, इट विल स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट बिफोर दैट। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर ट्रांजिट अपने आने से पहले रिजल्ट देने लगता है। अब कौन सा ग्रह कितने जल्दी देता है वो बता देता हूं। राहु देव और केतु देव 3 महीने पहले, राहु देव एंड केतु देव 3 months बिफोर, शनि देव 6 months बिफोर, गुरुदेव 3 months बिफोर, मंगल देव, शुक्रदेव और बुध देव 2 weeks बिफोर, सूर्यदेव अराउंड 3 to 5 days बिफोर। चंद्रदेव के केस में ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि उनका ट्रांजिट बहुत छोटा है, उनका ट्रांजिट बहुत छोटा है। बट फिर भी आप अगर रूल लगाना चाहोगे तो वहां लगभग 6 घंटे का रूल आता है, 6 hours, कि चंद्रदेव 6 घंटे पहले अपने अगले साइन की रिजल्ट को दिखाने लगेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा हर प्लेनेट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो कब रिजल्ट दे। एक और चीज, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, तो डोंट आस्क मी सर किस क्लासिक में है। मेरे हिसाब से किसी क्लासिक में नहीं है, मैंने सबको क्लासिक देखा नहीं अभी तक। ठीक है, रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्ड मुझसे रिपीट मत करवाइएगा, ये एक्शन रिप्ले बड़ा मुश्किल होता है, तो रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, इसलिए तो रिकॉर्डिंग देता हूं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी पर्सन की प्रेडिक्शन कर रहा हूं तो मुझे अहेड रहना पड़ेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया एक रील, बचपन से चीज सुनते आए हुए होंगे, समय के साथ चलना चाहिए। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बताया गया है। समय के साथ चलने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं, समय से आगे चलना है। और समय से आगे कैसे चल सकते हो? ट्रांजिट और दशा आपकी मदद करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपना ट्रांजिट 2023 का अभी देख लूं और मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, कभी नहीं होगा, नेवर इट विल हैपन। क्योंकि आप उस घटना से क्रैश करने पहुंच चुके हो। तो एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, आपको कम से कम अपने 3 साल आगे का ट्रांजिट पता होना चाहिए अपने चार्ट का, मिनिमम 3 years बिफोर। किसी भी ऐसी ट्रांजिट जो हमारे लाइफ के लिए बेहतर नहीं है, एनी ट्रांजिट विच इज नॉट गुड फॉर माई लाइफ, विच इज नॉट गुड फॉर माई एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्सीडेंट्स हो, कुछ भी हो, कम से कम 3 साल पहले उसकी रेमेडी शुरू हो जानी चाहिए। ये अगला आपको प्रैक्टिकल प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का रूल बताया हूं, 3 साल पहले आपकी रेमेडी शुरू हो जानी चाहिए, मिनिमम 3 years बिफोर। जितना लेट करेंगे उस रेमेडी को काम करने में, उतना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यही वजह है कि आपको फेसबुक, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे इतने सारे ट्रोलर्स मिलेंगे जो बोलेंगे हमने ये रेमेडी कर लिया, हमने वो रेमेडी कर लिया, और कुछ नहीं हुआ।
बिकॉज यू वर लेट, आप लेट थे। आप गड्ढे में गिर रहे हो और फिर बोलो कि भाई कोई उपाय बताओ मुझे गड्ढे से बाहर निकलने का, भाई वहां एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आएगा, वहां जादू काम में आएगा। वहां हैरी पॉटर आपको बाहर निकाल सकता है, एस्ट्रोलॉजर बाहर नहीं निकाल सकता। नॉर्मली नॉर्मली ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजर नहीं निकाल सकता, एस्ट्रोलॉजर निकाल सकता है। वैसा करना नहीं है, बट इट कैन हैपन। लेकिन वहां पे आपका इंटेंट होना चाहिए। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टिव की रूल है, कम से कम 3 साल अहेड आप चलिए समय से। इसको ये समझिए, हम जो उपाय करते हैं, जो रेमेडी करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, जिस वजह से वो हमें वो बुरा योग आया है, उसको काटने में जाता है। देखिए, हम उसको जीरो नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी द्वंद है, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, जो काफी लोग बोलते हैं कि क्या हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं उपायों के जरिए, क्या ज्योतिष में सब कुछ फिक्स है? देखिए, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर इस दुनिया में एक भी इंसान बदल पाता है तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या बदलना सबके लिए आसान है? इसका आंसर नहीं। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन, बट दिस इज समथिंग विच इज डूएबल। और हमारे आज के समय में बहुत सारे एग्जांपल्स, बीके शिवानी दीदी, सदगुरु कैन बी अनदर एग्जांपल, नीम करोली बाबा अनदर एग्जांपल। There can be many people who has actually made sure by the effort of their own actions to rise above the chart. अपने चार्ट से ऊपर उठने की एबिलिटी उन्होंने दिखाई है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे टिटबिट्स थे स्पेसिफिक टू प्रेडिक्शंस, कि हाउ वी कैन यूज दिस प्रेडिक्शन, हाउ वी कैन लिवरेज दिस प्रेडिक्शन पैरामीटर्स इन आवर लाइफ। मैं और भी इन चीजों को यूज करूंगा जैसे से आगे बढ़ूंगा प्रेडिक्शन की। तो जो होमवर्क दिया है उसको जरूर सॉल्व करिए, इट विल गिव यू ग्रेट पैटर्न। ऑब्जर्व करिए, जिनका हो गया है दूसरा चार्ट उठाइए, तीसरा चार्ट उठाइए, डू एज मेनी चार्ट्स यू कैन। मैं तो उम्मीद करता हूं कोई 5-10 चार्ट करके आएगा कि मैंने 10 चार्ट कर लिए। डुएबल है, नामुमकिन नहीं है, इट्स प्योरली डुएबल। पहले चार्ट में टाइम ज्यादा लगेगा, सेकेंड चार्ट में कम टाइम लगेंगे। तो जरूर करिए इसको। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू एड अ न्यू डायमेंशन टू योर थॉट प्रोसेस। एस्ट्रोलॉजी नेवर फेल्स, एस्ट्रोलॉजर मे फेल, चाहे मैं ही क्यों ना। अगर मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत होती है, दैट इज प्योर एरर ऑफ माई सेल्फ, इट्स नॉट एरर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं। होता क्या है, प्रेडिक्शन गलत हो गया तो कुछ रामबाण उपाय होते हैं। डेट ऑफ बर्थ गलत, टाइम गलत, कोई ना ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ बांध दिया है। ये सब बड़े अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हैं एस्ट्रोलॉजर्स के बाहर निकलने के। चलो भाई, सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश। Anything and everything that is going to happen can be read, can be studied with the perspective of astrology. एस्ट्रोलॉजी उसको पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, पहले से आपको फोरवार्न कर सकता है। बट ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्शन है वो डायनामिक। हाउ अ पर्सन विल रेस्पॉन्ड, दिस इज समथिंग वो चार्ट में नहीं लिखा है। इसको ऐसे समझिए कि भाई किसी के चार्ट में कोई दोष है, कोई भी योग, कोई भी दोष जो आपने सुना हो वो इमेजिन कर लीजिए अभी के लिए। अब उस पर्सन ने उसकी रिमेडी की या नहीं की, ये आपको चार्ट नहीं बता सकता। मेरे पास आज के डेट में ऐसा कोई मेथड नहीं है, ना ही मैंने पढ़ा है। आई एम मोर देन हैप्पी टू लर्न कि चार्ट में ऐसा कोई मेथड कोई मुझे बता दे कि भाई इस पर्सन ने इसकी रेमेडी की होगी कि नहीं की होगी। चार्ट में ऐसा कोई मेथड नहीं है। ये आपको जब भी पता चलेगा, इंट्यूशन से ही पता चलेगा। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है कि प्रश्न कुंडली से आंसर कर दो। ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है कि प्रश्न कुंडली बनाया, यस नो में सवाल को आंसर कर दिया कि उसने उपाय किया कि नहीं किया। बट प्योरली पर्सन के नेटल चार्ट में इसका आंसर नहीं होता। या तो प्रश्न से आंसर करो या फिर किसी दूसरे मोड से आंसर करो कि उस पर्सन ने उसकी रेमेडी की कि नहीं की, और किया तो किस इंपैक्ट का किया।
ये दो चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स थे with regards to transit and how we can leverage this and how we can use this in our life in different perspectives, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांजिट पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इनका क्या इफेक्ट होगा, क्या रोल होगा, ये हम आगे क्लासेस में करेंगे। बेसिकली ट्रांजिट पे आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इट डाउन चैट, मैं चैट से क्वेश्चन उठा लूंगा। सिर्फ ट्रांजिट को अगर आपको समझ में नहीं आया, ट्रांजिट पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, चैट में लिख सकते हैं, मैं उसे पिक कर लूंगा। 30 सेकंड देता हूं आप लोगों को। देखिए, बेस्ट एंड रिलायबल वेबसाइट टू गेट द ट्रांजिट, ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट ना एक जैसी ही है। ट्रांजिट जिस दिन हो रहा है ना, उस दिन घंटे का चेंज आएगा, आवर का। कोई सुबह 10 बजे दिखाएगी, कोई शाम को दिखाएगी। अगर आप सेम अयांश यूज कर रहे हैं हर हर वेबसाइट पे तो सेम डेट आएगा। फिर भी मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से एस्ट्रोसेज अच्छा है, जगन्नाथ थोड़ा और भी अच्छा है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। वेब ज्योतिष भी यूज कर सकते हैं, हर जगह से सेम आंसर आएगा। हाँ, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आया, सैटर्न ट्रांजिट 2022 में 2 बार चेंज हुआ, क्यों हुआ? देखिए, इसकी वजह होती है रेट्रोग्रेड होना, अभी बात करेंगे रेट्रोग्रेड क्या होता है। और दूसरा होता है उनकी गति, स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। स्पीड ऑफ प्लैनेट्स की वजह से भी उनके वो उस समय को कम दूरी में तय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अतिचारी गति। अतिचारी गति का मतलब द प्लैनेट इज मूविंग एट ए फास्टर स्पीड। जो उसको दूरी 30 दिन में तय करना था, वो उसको 15 दिन में तय कर लेगा या 20 दिन में तय कर लेगा। इसको बोलते हैं अतिचारी गति। अब इसको पकड़े कैसे? देखिए, आपके पास सिंपल सा ऑप्शन वही है कि भाई आपको मल्टीपल चार्ट्स ही बनाने पड़ेंगे। या तो पंचांग अपने सामने रखिए, जो ये या तो आप कैलकुलेशन करिए या फिर पंचांग मेकर ने कैलकुलेशन किया होगा, कोई एक कैलकुलेशन करेगा, किसी एक को करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। दूसरा आता है राहु देव और केतु देव के बीच में। जब हम राहु देव और केतु देव की बात करते हैं ना, वहां दो चीजें होती है राहु देव और केतु देव को देखने का, ट्रू और मीन मेथड। हमेशा आपको ट्रू की वैल्यू लेनी, ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ ट्रू। ये ट्रू सही है, मीन सही है ना, ये एक रिसर्च का टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं। यहां के पर्पस के लिए आंख बंद कर लीजिए, हमेशा हमें ट्रू लेना है, ठीक है। हमेशा ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ ट्रू। इसको ऐसे समझिए, इट इज जस्ट अ 2 पॉइंट ऑफ एक्सटेंट। किसी ने जैसे एक समझिए, दो चीजें। अब एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन कब प्लेटफॉर्म पे आई? जब पहला डब्बा इंजन आया तब माने, या लास्ट डब्बा आया तब माने? सेम हैपेंस टू ट्रू एंड मीन। दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से, प्रेडिक्शन के पर्सपेक्टिव से, ट्रू इज मोर क्लोज टू द रिजल्ट। जो रिजल्ट आपको देना है पर्सन के लाइफ में जो इंपैक्ट लाना है उस ट्रांजिट की वजह से, वो आपको ट्रू बेहतर गवर्न करेगा, ट्रू बेटर पिक्चर देगा। इसलिए ट्रू को लीजिए आंख बंद करके, नो सेकंड थॉट, हमें ट्रू नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड, ये तो कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स थे ट्रांजिट के बारे में। अभी कोई हैंडल्स नहीं, सारे हैंडल्स क्लास के बाद लूंगा। अब हम चलते हैं जहां हमने पिछले क्लास को एंड किया था। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांजिट की बात की थी, ट्रांजिट को समझा था, तो ट्रांजिट का एस्पेक्ट ऐड कर दिया। अब हमें इस ट्रांजिट के आगे सिर्फ एक चीज पढ़ना है कि कौन से ग्रह का कौन सा ट्रांजिट पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रांजिट निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब अभी व्हाइट बोर्ड आ रहा है तो बताता हूं क्या होता है। देखिए, कोई भी प्लेनेट, मान लेते हैं सूर्यदेव या शुक्रदेव या शनिदेव, कोई भी ग्रह हो, ये लेके लग्न से या राशि से 1 से लेके 12 तक के बीच में हो सकता है ना, मानते हैं सब लोग। फॉर एनी एंड एवरी प्लैनेट दिस कैन बी फ्रॉम 1 to 12 ओनली ना, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता है, अगला कोई ऑप्शन नहीं है ना, 1 से लेके 12 तक का ही ऑप्शन है। तो ईच ऑफ दिस पोजिशंस हैज गॉट अ सिग्निफिकेंस। कुछ पोजिशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल्स होते हैं, और ये हर ग्रह के हिसाब से अलग अलग होता है।
तो ये हम आगे क्लासेस में सीखेंगे कि कौन से ग्रह का कौन सा पोजीशन पॉजिटिव होगा, कौन से ग्रह का कौन सा पोजीशन निगेटिव होगा, कौन से ग्रह का कौन सा पॉजिटिव न्यूट्रल होगा। तो ये हम आगे जानेंगे और उसी पोजीशन के हिसाब से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे कंजंक्शन की। लेट अस गो टू कंजंक्शन एंड रिवाइज द कंसेप्ट। पहले क्विकली कंजंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कितने लोगों ने कंजंक्शन पर प्रैक्टिस किया? जरा जूम हैंड रेज कीजिएगा जिन्होंने कंजंक्शन पर प्रैक्टिस किया है। चलिए फेयर इनफ, 10% लोगों ने प्रैक्टिस किया है, कोई बात नहीं। अब देखिए, जो आपको मैं कंजंक्शन का मेथड बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल रिसर्च ओरिएंटेड मेथड। ऐसा नहीं कि सारा रिसर्च मैंने किया है, देयर आर मेनी रिसर्चर्स जो इस मेथड को मानते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी रिसर्चर्स जो नहीं मानते। तो कंजंक्शन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, आज इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन का मतलब ग्रहों का नक्षत्र और राशि दोनों सेम होनी चाहिए। दिस इज एंड फॉर 2 or more than 2 planets, nakshatra and sign both should be same. ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होने के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है। नक्षत्रों का चरण जरूरी नहीं है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसको हम नक्षत्र का पद बोलते हैं। 1 2 3 4। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो नक्षत्र और राशि दोनों सेम होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों में से कोई एक सेम हो, या तो नक्षत्र सेम हो या साइन सेम हो, तो ये बनाएगा वीक। अब एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, क्या कोई ग्रह अगर 2 भाव में, देयर इज 2 planets which are in 2 different houses, क्या वो कभी वीक कंजंक्शन, सॉरी चलिए सवाल बदल देता हूं, सवाल सुनिए ध्यान से। देयर आर 2 planets, दोनों 2 हाउसेस में है। ये आप लोगों को पता होगा 12 हाउसेस होते हैं। एक ग्रह मान लेते हैं यहां पे है, दूसरा ग्रह यहां पे है। क्या इन दोनों का कंजंक्शन हो सकता है? सिर्फ आपको यस और नो में आंसर करना है। क्या इन दोनों का कंजंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? कितने लोगों को लगता है हो सकता है? जरा जो यस वाले हैंड रेज कीजिए जिनको लगता है कि हो सकता है। चलिए फेयर इनफ, लगभग आधी क्लास है। कितने लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता है? और कोई इसको लगता है कि नहीं हो सकता है? अरे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर लगता है कि नहीं हो सकता है तो फील फ्री टू रेज योर हैंड। इफ यू फील कि भाई कंजंक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हाथ उठाइए। रश्मि मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। क्यों नहीं हो सकता कंजंक्शन? सर मेरा रिवीजन बहुत वीक है, मैंने कोई ऐसे नहीं। सोचा कि हाँ इसलिए मैंने
फर्स्ट प्लेस में जुला के नहीं हो सकता, इसलिए मैंने देयर इज नो लॉजिक टू माय आंसर। कोई बात नहीं, चलिए इसको हेल्प करता हूं मैं, और पर्सपेक्टिव सुन लेते हैं। गीतांजलि मैम क्या लगता है आप लोग, आपको क्यों नहीं हो सकता? खुद को अनम्यूट कर लीजिए मैम। Hello. हाँ जी मैम, क्यों नहीं हो सकता? Sir, this is in science. Sorry. Sir, I will write and send it. I can't communicate. नो इशू, परफेक्टली फाइन। ठीक है, चलिए लेट मी हेल्प यू विद दैट। व्हाइट बोर्ड नहीं है ऐसा, आई गेस। 10 सेकंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। देखिए, तो इसका आंसर बिल्कुल यस है। टू प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस कैन बी कंजंक्ट, कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन कभी नहीं हो सकता। कंजंक्शन तो पॉसिबल है, बट स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ग्रह दो भावों में, सॉरी, अगर दोनों ग्रह दो भावों में है तो वो स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन कभी नहीं बना सकता है, वीक कंजंक्शन बना सकता है, क्योंकि दोनों का नक्षत्र सेम होने की संभावना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नक्षत्र बीइंग द सेम। नक्षत्र चरण से हमें यहां कोई मतलब नहीं है, नक्षत्र से मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो नक्षत्र सेम हो सकते हैं। तो यूजुअली जो सॉफ्टवेयर्स देखते हैं कंजंक्शन को, वो ये गलती करते हैं। आज के दिन में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको ये नक्षत्र लेवल कंजंक्शन देख के बताएगा। तो ये आपको मैनुअली ही देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी दिस मैनुअली इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक कंजंक्शन। आगे चलते हैं। आप देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, जब नक्षत्र और साइन सेम है, वे नक्षत्र आर एंड साइन आर सेम, अगेन ये दो हिस्सों में बंटता है। पहला स्ट्रॉन्गेस्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला कंजंक्शन है, इसको हमने फर्दर दो भाग में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। राहु देव एंड केतु देव विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रॉन्गेस्ट कंजंक्शन। राहु देव और केतु देव हमेशा एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंजंक्शन बनाएंगे, हमेशा। सूर्य देव और चंद्रदेव 8 डिग्री के अंदर होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंजंक्शन बनाएंगे। बाकी के ग्रहों के लिए 6 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, और जो बच गया सब स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा पूरा कंजंक्शन का कंसेप्ट है, पूरे कंजंक्शन की फिलॉसफी। इसको कर लेते हैं हम चार्ट पे प्रैक्टिस। कोई भी एक इंसान डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। कोई भी एक डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, कोई भी एक डालिए। एक ही मैसेज में सब कुछ डालिएगा, डिटेल लेना ही रहता है। एक डिटेल आ गया हमारे पास, 16th of August 1987, 6:20 AM, दिल्ली। ठीक है, सब लोग इस चार्ट को बनाइए, सब लोग इस चार्ट को बनाइए। 16th of August 1987, 6:20 AM, दिल्ली। ये चार्ट सबका बनना चाहिए। जिनका चार्ट बन गया आप क्यूएनए ग्रुप में भेज सकते हैं। जिनका चार्ट बन चुका है आप क्यूएनए ग्रुप में भेज सकते हैं।
तो ये हमारा सिंह लगन का चार्ट बना है। दिस चार्ट इज ऑफ सिंह लगन। यहां पे बैठे हैं मंगल देव, यहां बैठे हैं केतु देव, यहां बैठे हैं शनि देव, यहां बैठे हैं राहु देव, यहां बैठे हैं चंद्रदेव, यहां बैठे हैं गुरुदेव, यहां बैठे हैं सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। ठीक है, ये आपका बेसिक चार्ट आपके पास बन के आ गया। यू हैव गॉट द बेसिक चार्ट अवेलेबल टू यू। लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। इस चार्ट में आपको नक्षत्र नहीं दिख रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी द नक्षत्र इन दिस। आपको साथ में नक्षत्र चाहिए। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द नक्षत्र। जब तक आपको नक्षत्र पता नहीं होगा आपका आंसर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये चार्ट मैं आप लोग को एस्ट्रोसेज पे दिखाता हूं, आप लोगों को बेहतर होगा समझने में। दस सेकंड में ये चार्ट आ जाएगी। तो केस स्टडी 1 है, मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता। तो 16th ले लिया हमने, अगस्त लिया, 1987 लिया, 6/20/00, बर्थ प्लेस हमने दिल्ली लिया, गेट कंप्लीट। आपके सामने नीचे नक्षत्र आ गया। ठीक है, ये आपका चार्ट आ गया। अब जरा मुझे बताइए कौन कौन से ग्रह कंजंक्शन में है, किसका स्ट्रांग है किसका वीक है, जरा ये निकालिए, ढूंढिए, बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। अभी फॉर्मूला देखा ना, ढूंढ के बताइए। हैंड्रेज कोई नहीं, सारे चैट में बताइए, हैंड्रेज किसी का नहीं। चैट में सॉल्व करिए इसको। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनको, चंद्रमा को और जुपिटर को। भाई देखिए, चंद्रमा एरीज में है, जुपिटर भी एरीज में है, लेकिन दोनों का नक्षत्र अलग अलग है। तो मून एंड जुपिटर आर इन वीक कंजंक्शन। इनका जो कंजंक्शन है वो वीक है, क्योंकि मून भरनी में है, जुपिटर अश्विनी में है। दोनों की राशि सेम है लेकिन नक्षत्र सेम नहीं है, तो ये वीक कंजंक्शन है। जरा यहां देखते हैं सन और मरकरी के बीच में। सन कैंसर में है, मरकरी भी कैंसर में है, दोनों का नक्षत्र भी सेम है, दोनों अश्लेषा में है। नक्षत्र के पद से हमें कोई मतलब नहीं है। इस कंजंक्शन को देखने के लिए नक्षत्र के पद से हमें कोई मतलब नहीं। तो सन और मरकरी का क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन। अब जानना है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए 8 डिग्री से कम। यहां दूरी है 4 डिग्री, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंजंक्शन बना रहा है। जरा देख लेते हैं सन और वीनस का। सन और वीनस को देखेंगे, अगेन नक्षत्र सेम है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगा। सेम गोज टू मरकरी एंड वीनस। तो यहां पे सन मरकरी, सन वीनस, सन मरकरी एंड वीनस, तीनों पेयर में राशि भी सेम है, नक्षत्र भी सेम है, और डिग्री भी 2-2 डिग्री या 4-4 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंजंक्शन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी अ कंजंक्शन इन एनी चार्ट। इसके अलावा और कोई कंजंक्शन बन रहा है क्या? इसके अलावा और कोई कंजंक्शन बन रहा है? इसके अलावा कोई कंजंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मून जुपिटर हम देख चुके थे। नाउ मूविंग अहेड, तो ये बात हो गई हमारे कंजंक्शन की। अब चलिए, ये जो कंसेप्ट है आपको नक्षत्र बेस्ड कंजंक्शन का लेने का, जब मैं आपको एक्चुअली प्रेडिक्शन में लाऊंगा तो यू विल सी द डिफरेंस कि हाउ इट इज एडिंग अ वैल्यू टू आवर लाइफ।
ये एक बहुत ही डिफरेंट मेथड है, मेरा रिसर्च किया हुआ मेथड नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको मैंने ही रिसर्च किया, मेरा रिसर्च किया हुआ मेथड नहीं है। हाँ, दिस इज वन मेथड जो पिछले 100-150 साल में आया है, बहुत पुराना मेथड नहीं है ये। दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी ओल्ड, दिस इज समथिंग विच हैज कम इन लास्ट 200 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम रेट्रोग्रेशन की। रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेट्रोग्रेड होता क्या। रेट्रोग्रेड बोलिए या वक्री बोलिए, वक्री बोलना थोड़ा सा गलती होता है, इसको वक्र गति बोलना चाहिए। अब एक बात समझिए, इमेजिन पहली बार, द फर्स्ट टाइम आप एक कार में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में मौका नहीं मिलता देखने का, फ्लाइट वाले मिस कर जाते हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से। व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आपको हर वो चीज जो आपके दाहिने या बाएं हो पीछे जाती हुई दिखती है, होता है ना। ईच एंड एवरीथिंग विल रिजेंबल टू यू मूविंग बिहाइंड। कुछ ऐसा ही होता है ग्रहों के साथ। हमारी पृथ्वी भी गति कर रही है, वो ग्रह देवता भी गति कर रहे हैं। इन दोनों के सापेक्ष गति की वजह से, सापेक्ष मतलब दोनों के कोरिलेशन की वजह से, प्लैनेट्स अपीयर टू गोइंग बैक, और इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेड होना। इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेड होना या वक्री होना। सो दिस इज अ फिनोमिना ऑफ ए प्लैनेट टू अपीयर गो वन साइड बिहाइंड। तो वो अपने से एक राशि पीछे चले जाएंगे। आपके लिए देखना कैसे है, जब भी आप किसी चार्ट में देखेंगे, नॉर्मली अगर एस्ट्रोसेज में देख रहे हैं, ये आपको आर से इंडिकेट कर देगा। आर स्टैंड्स फॉर रेट्रोग्रेड। आपको रेट्रोग्रेड ढूंढने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। यू डू नॉट नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस पर्पस। तो एस्ट्रोसेज बाय डिफॉल्ट आपको आर इंडिकेट कर देगा। अब देखिए, सूर्यदेव और चंद्रदेव ये कभी रेट्रो नहीं होते। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी रेट्रो नहीं होते। सन एंड मून इज नेवर रेट्रो, दे आर ऑलवेज डायरेक्ट। ठीक है, राहु देव एंड केतु देव आर ऑलवेज रेट्रो। राहु देव एंड केतु देव आर ऑलवेज रेट्रो। बाकी के जो ग्रह हैं वो रेट्रो और डायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। इसने यहां राहु देव और केतु देव पे नहीं लिखा है, बट आप बाय डिफॉल्ट इसको रेट्रो मान के चलेंगे। राहु देव एंड केतु देव आर रेट्रो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो थ्योरी हो गई राहु देव और केतु देव की बारे में, जिसको 99% एस्ट्रोलॉजर्स मानते, 99% एस्ट्रोलॉजर्स। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन एक थ्योरी है, आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों में से कोई रिसर्च ओरिएंटेड हो, किसी को रिसर्च करना हो, यू आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। 1% ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं हु बिलीव कि राहु देव और केतु देव हमेशा रेट्रो नहीं रहते। दे बिलीव कि बाकी के ग्रहों की तरह भी राहु देव 3 गति करते हैं, डायरेक्ट, स्टैटिक एंड रेट्रो। ये एक थ्योरी है जिसके बहुत ज्यादा बैकिंग मुझे आज तक मिली नहीं। पर्सनली ये मेरा भी एक अच्छा इंटरेस्ट एरिया है रिसर्च के लिए, बट मेरे पास समय कम है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए फोकस नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो पर्सनली मतलब मेरे पास इतना टाइम कम है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च में फोकस नहीं करता, बट दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू रिसर्च कि राहु देव की एक्चुअल स्थिति क्या है। एक तीसरा मत भी है जिसको दुनिया में सबसे कम लोग मानते हैं, वो ये है कि राहु देव और केतु देव, सिंस दे आर शैडो प्लैनेट्स, तो इनकी कोई गति ही नहीं है, ना ये डायरेक्ट है ना रेट्रो है, इनको हर केस में स्टैटिक मानना चाहिए। इस फिलॉसफी को मानने वाले सबसे कम लोग हैं। द लीस्ट पर्सन्स आर अवेलेबल हु बिलीव ऑन दिस, बट कंसेप्ट है इसलिए बता दिया आप लोगों को। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, फॉर द पर्पस ऑफ ए नॉर्मल प्रेडिक्शन, आप हमेशा राहु देव और केतु देव को रेट्रो ही मानेंगे। ठीक है, जब आप रिसर्च पर्सपेक्टिव के लिए जाए वहां पे एक अलग चीज है, बट नॉर्मल पर्सपेक्टिव से
यही मान के चलेंगे कि ये रेट्रो ही है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात करते हैं तो इनके बारे में काफी भ्रम चलाता है। भ्रम का मतलब, बहुत सारी थ्योरी आ गई है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बुरा होता है, अच्छा होता है, ये वो, सबको भूल जाइए। फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट दिस। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सिंपल सा मतलब है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट रेट्रो होते क्यों हैं, पहले ये समझिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट इसलिए होता है, वो पृथ्वी के काफी पास चला आता है। दे आर क्लोजर टू द अर्थ ऑर्बिट। अपने ऑर्बिटल मोशन में वो पृथ्वी के पास होते हैं। पास होने की वजह से उन ग्रहों की जो भी जिम्मेदारी है, अच्छी या बुरी, वो अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा फोकस के साथ, ज्यादा तेजी के साथ दे सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर डिजाइंड और ब्लेस्ड टू गिव इट्स रिजल्ट्स फास्टर एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। अगर उनको बुरा करना है तो बुरा भी तेजी से करेंगे, अच्छा करना है तो अच्छा भी तेजी से करेंगे। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर ब्लेस्ड टू गिव फास्टर रिजल्ट्स। ठीक है, कोई अच्छा कोई बुरा, सारी थ्योरी भूल जाइए, सिर्फ इसी थ्योरी को याद रखिए। आगे चलते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, मैं बताऊंगा ऐसा कहां यूज आएगा। ग्रहों का ताकत निकालने का हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है सडबल पद्धति। हम इस वीक के क्लास में पढ़ेंगे, या तो कल की क्लास में पढ़ेंगे या फिर सैटरडे की क्लास में पढ़ेंगे। ज्यादा चांस सैटरडे वाली क्लास में पढ़ेंगे सडबल पद्धति, कि कैसे भी किसी ग्रह का हम ताकत बताएं, वो कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। बहुत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मेथड पढ़ेंगे सडबल। ये सबसे एक्यूरेट और सबसे पिन पॉइंटेड मेथड है। इसका दूसरा कॉम्पिटिटर है जिसको बोलते हैं अष्टक वर्ग। तो दो ही मेथड होते हैं ग्रह की ताकत को बताने के लिए, अष्टवक्र या सडबल। ऑब्जेक्टिव मेथड्स है, दोनों एक्यूरेट है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से हम सडबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का रोल और सिग्निफिकेंस यहीं खत्म नहीं होता है। द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट डू नॉट एंड ओवर हियर इटसेल्फ। यहीं एंड नहीं होता है, रादर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स एक मैसेज लेके आता है हम सबके लिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को आप समझ सकते हैं, दे आर कैरियर ऑफ ए मैसेज फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। हमारे पिछले जन्म से हमारे लिए एक मैसेज को लेके आता है, जो काम हमें इस जीवन में करना है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैरीज अ मैसेज ऑफ आवर पास्ट लाइफ दैट वी नीड टू डू इन दिस लाइफ। तो कौन सा ग्रह रेट्रो होगा तो क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए, राहु देव और केतु देव सिंस हमेशा रेट्रो रहते हैं, तो वो पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज को लेके नहीं आते। सूर्य देव और चंद्रदेव कभी रेट्रो हो नहीं सकते। बच गए बाकी के 5 ग्रह देवता। तो बाकी के 5 ग्रह देवता क्या क्या मैसेज लेके आते हैं जान लेते हैं। मरकरी जब किसी चार्ट में रेट्रो हो, अक्सर ऐसे लोग, आप लोगों में से जिसके चार्ट में होगा ना, कोरिलेट कर सकते हैं चैट में और मुझे कंफर्म भी कर सकते हैं। चैट इज ओपन फॉर योर फीडबैक्स। अगर आपके चार्ट में मरकरी रेट्रो है, इंसान बिना मांगे सलाह देता है। द पर्सन इज नोन टू गिव द एडवाइसेस इवन विदाउट आस्किंग। इसको बोलते हैं बिना फीस का वकील बनना। रेट्रोग्रेड मरकरी आपको दिखा, आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर दीजिए, कभी आप गलत नहीं होंगे, कभी नहीं गलत होंगे। रेट्रोग्रेड मरकरी कहीं ना कहीं इंसान को हमेशा एक डर पैदा करता है, डर अपने नॉलेज का, कि मेरा नॉलेज मेरा ही साथ नहीं देगा। सो दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देयर ओन नॉलेज। रेट्रोग्रेड मरकरी के केस में उनके एडवाइस से दूसरों की लाइफ बन सकती है, बट उनके एडवाइस से खुद की लाइफ बन जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन कि रेट्रोग्रेड मरकरी को अपने वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। दे शुड प्रैक्टिस साइलेंस। तो दिन के 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट उनको चुपचाप बिताना चाहिए, बिना किसी मोबाइल फोन के। अभी लोग साइलेंस का मतलब समझ लेते हैं कि फोन टिपते रहो, फेसबुक चलाते हो तो मेरा मौन व्रत हो गया। ऐसा नहीं है। साइलेंस का मतलब साइलेंस होता है।
अगर आप फोन चला रहे हैं उसको मौन व्रत नहीं बोलेंगे। जैसे नवरात्रि में हम ये क्या क्या भी आके बड़े बड़े नवरात्रि थाली आ गए हैं, कट्टू का आटा और क्या क्या खाते रहिए दिन भर, और हमारा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, वी आर फास्टिंग, वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। ठीक है, ये है मरकरी रेट्रो। आगे चलते हैं, बात करते हैं वीनस रेट्रो की। वीनस रेट्रो इंसान को रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में कम्युनिकेटिव नहीं बनाता है। द पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। न चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वीनस रेट्रो कहीं ना कहीं इंसान को एक डिससेटिस्फैक्शन देता है। ही ऑलवेज फील्स कि कुछ ना कुछ कमी है towards their romantic relationship. Venus retro also makes the person not able to enjoy the wealth a person has. अगर इंसान के पास पैसा है भी ना, वो उस पैसा को एंजॉय नहीं कर पाता। रेमेडी क्या है? वीनस रेट्रो की सबसे सिंपल रेमेडी है, 2 रेमेडी बताऊंगा। पहला, नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाएं, मिक्स रोज वाटर इन योर बाथिंग वाटर। सेकेंड रेमेडी है वीनस के लिए, ट्राई टू डू फिजिकल लेबर इन ओल्ड एज होम्स। वैसी वृद्धाश्रम जहां पे महिलाएं रहती हैं, वहां पे जाके वो श्रमदान कर सकते हैं। श्रमदान का मतलब वहां जाके वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है वीनस रेट्रो। बात कर लेते हैं मार्स रेट्रो। मार्स रेट्रो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक बना देता है। The person is not able to control his anger and emotions. इंसान अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाता। Mars retro also faces a lot of dissatisfaction and frustration in the life. वो खुद के अपने हैबिट से, खुद के अपने चीजों से खुद को अंडर वैल्यू करता है। थोड़ा सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज ही रहता है मार्स रेट्रो के केस में। सॉल्यूशन क्या है इसका? सिंपल सा सॉल्यूशन है प्रभु राम की आराधना। सरेंडर योरसेल्फ टू द लॉर्ड राम। आगे चलते हैं, बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर रेट्रो की अगर बात करें, अगेन मरकरी रेट्रो की तरफ है। जुपिटर रेट्रो को किताबें, वीडियोज, कोर्स, पीडीएफ्स इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। So they are known to collect the knowledge, but they're not able to use that knowledge. Jupiter retro अपने लर्निंग को, अपने एजुकेशन को यूज नहीं कर पाता है। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो है, आंख बंद करके बोल दीजिए, अपने लाइफ के 36 to 40 के बीच में अपना वो कैरियर ट्रैक कंप्लीटली चेंज कर लेंगे। Jupiter retro is known to change the career track by default. हमेशा आप जितने चार्ट उठाएंगे, जितने उठाने उठा लीजिए, 99% चार्ट में आपको ये दिखेगा जुपिटर रेट्रो है तो पर्सन अपने कैरियर ट्रैक को चेंज करेगा ही करेगा। या तो जिसमें एजुकेट हुआ है वो काम नहीं करेगा, अगर वो काम कर रहा है तो प्रोफेशन चेंज करेगा। हमेशा करना है, और एक ऐसा प्रोफेशन चेंज करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, जुपिटर रेट्रो अगेन इंसान को फ्री का ज्ञान देने वाला बनाता है। जो मरकरी रेट्रो था वो आपको एडवाइसेस देता है, सलाह देता है, लेकिन जुपिटर रेट्रो फ्री का ज्ञान बांटता है। दे आर नोन टू गिव द एडवाइसेस फॉर फ्री। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मरकरी का जो एडवाइस है ना, वो हो सकता है लॉजिकल ना हो, वो इलॉजिकल भी हो। जुपिटर रेट्रो वाले का एडवाइस क्या होगा कि जो फ्री में पढ़ा रहा है, फ्री में बांट रहा है, दे अंडर वैल्यू देयर ओन पोटेंशियल। अपनी क्षमता को वो अंडर वैल्यू करते हैं। एक और चीज, जुपिटर रेट्रो ऑल्सो मेक्स द पर्सन वेरी पुअर सेल्स पर्सन। जुपिटर रेट्रो वाले खुद की मार्केटिंग कभी नहीं कर पाएंगे। खुद की तारीफ या खुद को आगे रख पाना इनके बस की बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? जुपिटर रेट्रो का सॉल्यूशन है 2। पहला, केसर का तिलक अपने गले पे लगाइए।
गले पे केसर का तिलक, फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन, जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा गार्बेज कलेक्ट मत कीजिए। गार्बेज का मतलब पढ़े लिख जो किताबें हैं, पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, जो काम के हैं वो रखिए, जो काम के नहीं है उन सबको कहीं सहेज के आर्काइव में रख दीजिए, बहुत ज्यादा जमा मत करिए। डू नॉट कलेक्ट टू मेनी ओल्ड बुक्स, ओल्ड रिसर्चेज एंड फैक्ट्स जिसको आप यूज नहीं करते। तीसरा उपाय है भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। यह है जुपिटर रेट्रो आपके लिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सैटर्न रेट्रो की, कि शनिदेव रेट्रो है तो क्या होंगे। शनिदेव अगर रेट्रो होते हैं तो अक्सर ऐसे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, सो दे ऑलवेज लूज देयर पेशेंस। दूसरा, सैटर्न रेट्रो कहीं ना कहीं इंसान को मन में एक डर दे देता है। दे ऑलवेज फियर ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। चाहे उनको सरकार का डर लगेगा, भगवान का डर लगेगा, किसी ना किसी चीज का उनके मन में डर होगा। सैटर्न रेट्रो हमेशा इंसान को उस डर के साए में जीता है। द पर्सन इज नॉट एबल टू लिव अ फ्री विल लाइफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फियर। उस डर के बाहर वो जिंदगी को जी ही नहीं पाते। सैटर्न रेट्रो कहीं ना कहीं इंसान को अपने स्किल्स को वो एग्जॉस्ट करता है। दे आर वर्कोहलिक। और कोई आप लोग में सैटर्न रेट्रो होगा, आंख बंद करके मान लीजिए, दे आर वर्कोहलिक। किसी काम में धुन गए तो सिर्फ वो काम ही कर रहे हैं, बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, सैटर्न रेट्रो इज नॉट एबल, अगेन जुपिटर रेट्रो से बहुत सिमिलर मिलता है। सैटर्न रेट्रो इज नॉट एबल टू गेन फ्रॉम हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ये उसके लिए लोगों को चार्ज नहीं कर पाते। इनको लगता है कि हमने काम ही क्या किया है, ये तो कुछ है ही नहीं, इट्स सिंपल, ये तो कुछ है ही नहीं, इट इज सिंपल एडवाइस। So they actually undervalue their expertise, they undervalue their potential, and this is one reason which creates problem in their life. ठीक है, आगे चलते हैं। Now, Saturn रेट्रो की रेमेडी क्या है? सबसे सिंपल रेमेडी है, काल भैरव के उपमंत्र करिए, भगवान भैरव की आराधना कीजिए। दूसरा एक प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूं, ये आप वहां कर सकते हैं जहां पे दारू बैन नहीं है। स्टेट्स लाइक बिहार एंड गुजरात जहां पे दारू बैन है, वहां पे ये उपाय नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लेना है देसी दारू, वो विदेशी वाली बोतल नहीं, देसी दारू। हर स्टेट में ऑलमोस्ट देसी दारू की होती है फैक्ट्री, वो देसी दारू लेनी है, पूरी बोतल, और भगवान भैरव को चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा देसी चढ़ाना है। ठीक है, so that is a very powerful remedy for your this. एक और रेमेडी है आपको which works for Saturn retro, वो ये है कि you can actually eat food in hospitals. हॉस्पिटल का खाना खाइए, that actually suits a lot to the people in Saturn retro. एक और रेमेडी था जुपिटर रेट्रो का जो बता देता हूं आप लोगों को। जो आपका बर्थ प्लेस है वहां की मिट्टी पीले कपड़े में या पीले पाउच में अपने पास हमेशा रख सकते हैं। दैट विल सर्व लाइक अ लकी स्टोन टू यू। आपके लिए वो लकी के लक के रूप में, लक इनहांसर के रूप में काम करेगा। ठीक है, सो ये था रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और उनका हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों में इंपैक्ट, कि हाउ दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कितने लोगों ने अपने चार्ट पे मिलाया और कितने % एग्री करते हैं? जरा यस नो करिएगा चैट में, जिनको लगता है कि रेलिवेंट है। सिर्फ यस नो करिए कि जो भी हमने रेट्रो देखा है उसका क्या कितना मैचिंग दिख रहा है। सिर्फ यस नो करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेट्रोग्रेड के बाद हम अगला कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, जिस कंसेप्ट को बोलते हैं कंबसन या कंबस्ट। कंबस्ट का सिंपल सा मतलब होता है अस्त हो जाना।
अब इसकी ऐसी बात समझ, अस्त को पहले समझते हैं कि कंबस्ट का मतलब क्या है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मींट बाय कंबसन। अब देखिए, मान लीजिए किसी मीटिंग में मोदी जी आए, एट अ प्लेस मोदी जी हैज अराइव्ड, और वहां आप भी पहुंचे हुए। ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का जो ध्यानाकर्षण है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो आपसे ज्यादा मोदी जी की तरफ होगा। मानते हैं ना कि भाई अगर मोदी जी और आप दोनों एक जगह पहुंचे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है मोदी जी का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। सिमिलरली, जब भी कोई ग्रह सूर्य देव के काफी पास पहुंचता है, whenever a planet reaches too close to कहा, सूर्यदेव, सूर्यदेव के बहुत पास या बहुत करीब पहुंचता है, वो ग्रह हो जाता है अस्त। इसी को बोलते हैं कंबस्ट। एस्ट्रोसेज नॉर्मली सी लिख के इसको इंडिकेट करता है, लेकिन उसका जो कंबसन की रूल है वो कभी कभी गलत हो सकता है, हमेशा वो सही नहीं देता है। तो कंबसन के लिए एस्ट्रोसेज को फॉलो नहीं करना है। मैं कंबसन का आपको मैनुअली रूल बता देता हूं, हम मैनुअल रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ रहा है। दस सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। तो कंबस्ट का सिंपल सा मतलब है अस्त हो जाना। और अस्त कौन कर सकता है? सिर्फ सूर्यदेव। सूर्यदेव के अलावा कोई भी अस्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, अब क्या है, हर ग्रह के लिए ये रूल अलग अलग है। जब हम मून की बात करते हैं, मून जब सूर्य के 12 डिग्री के अंदर होगा, अंदर का मतलब ये विदिन है, टू एंड फ्रो दोनों ही केस में अस्त होगा। चंद्रमा के लिए मरकरी 14 डिग्री, लेकिन जब मरकरी रेट्रो होता है तो सिर्फ 12 डिग्री तक, ठीक है। वीनस 10 डिग्री, जब रेट्रो होगा तो 8 डिग्री तक। मंगल देव 17 डिग्री, हर केस में, रेट्रो हो ना हो डज नॉट मैटर। गुरुदेव 11 डिग्री, शनि देव 15 डिग्री। राहु देव और केतु देव कभी अस्त नहीं हो सकते। राहु देव और केतु देव कभी अस्त नहीं होते, कभी नहीं, ठीक है। राहु देव और केतु देव कभी अस्त नहीं होते। रैदर, अगर राहु देव सूर्य के साथ आ जाए तो यह बनाता है ग्रहण दोष। अगर राहु देव सूर्य देव के साथ आ जाए वो बनाते हैं ग्रहण, ठीक है। तो यह है हमारा कंबसन। इसको एक चार्ट पे कर लेते हैं। एक चार्ट हमारे पास खुला ही पड़ा है, उसी की बात कर लेते हैं। 10 सेकेंड में चार्ट हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, इस चार्ट में अगर बात करेंगे तो सूर्यदेव और मरकरी 4 डिग्री का डिफरेंस है, सूर्यदेव और वीनस 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये दोनों हो गया अस्त। अब देखिए, यहां जो आप मंगल देव को देख रहे हैं, इनकी दूरी बताइए। सूर्य देव से मंगल देव की कोई दूरी बताओ मुझे। सूर्य देव से मंगल देव की दूरी कितनी है? सूर्य देव से मंगल देव की दूरी सूर्य देव से मंगल देव की दूरी सूर्य देव से मंगल देव की दूरी है 4 डिग्री। 2 डिग्री इस भाव का, 2 डिग्री इस भाव का। तो हमारे अस्त होने के क्राइटेरिया में यह भी फॉल करता है, इसलिए मंगल देव भी यहां अस्त है, या मंगल देव भी अस्त है, बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, ठीक है। यही है कंबसन। लेकिन वैसे तो मरकरी अस्त होता है, ऐसा नहीं है कि मरकरी अस्त नहीं होता है। टेक्निकली, मैथमेटिकली स्पीकिंग मरकरी अस्त होता है। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात, आप लोगों में से कितने लोगों को स्कूल में पिटाई लगी है कभी?
अब तो नए जमाने में पिटाई नहीं लगती, पुराने जमाने में पिटाई लगती थी। तो जब पहला डंडा पड़ता था तो थोड़ा चोट लगता था, दूसरा पड़ा थोड़ा कम चोट लगता था, तीसरे में और कम। और जिनकी आदत होती थी रोज डंडे खाने की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको बोलते थे ढीठ। मतलब जिसकी आदत हो लगातार वो काम करने की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात है बुधदेव के साथ। बुधदेव सूर्यदेव के हमेशा पास रहते हैं। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, इसीलिए बुधदेव को अस्त होने का दोष नहीं लगता है। अब ये जो फिलॉसफी है, अगेन दिस इज अ कंट्रोवर्शियल थ्योरी। काफी लोग उसको मानते हैं, काफी लोग नहीं मानते हैं, बट मेरे ओपिनियन में, मेरे अपने प्रैक्टिकल रिसर्च और एक्सपीरियंस के हिसाब से बुधदेव को हमें कंबस्ट नहीं मानना चाहिए। कंबसन होने की वजह से बुधदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यही मान के चलेंगे बुधदेव को अस्त होने का कोई प्रभाव नहीं है। अस्त होने का सिंपल मतलब ये समझिए, ग्रह की थोड़ी सी काबिलियत कम गई, थोड़ा सा उसका पावर कम गया। पावर कैसे चेक करेंगे ये हम सडवल में सीखेंगे, ठीक है। ये बात हो गई रेट्रोग्रेड की। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे भावों के बारे में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउसेस। जैसे मैंने बताया था, हर भाव का हमारे जीवन पे एक रोल है, हर भाव का हमारे जीवन पे एक सिग्निफिकेंस। ईच ऑफ द हाउसेस हैज अ रोल एंड सिग्निफिकेंस टू प्ले इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर हिस्से में एक उसका एस्पेक्ट, ठीक है। यह है हर भाव की जिम्मेदारी। जो पहला भाव है इसी को हम बोलते हैं लग्न, बताया भी था आप लोगों को पहले। तो पहला भाव रिप्रेजेंट करता है इंसान के शरीर को, इंसान के पर्सनालिटी को, उसके अपीयरेंस को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, इंटेलिजेंस को, उसका फेम, वो है फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस बात करता है उसकी वाणी की, पर्सन का व्यवहार कैसा होगा, मतलब बातचीत कैसी होगी। खाने पीने का जो टेस्ट है ये भी सेकेंड हाउस है। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, जो पैसा जमा होता है वो भी सेकेंड हाउस है। इंसान की मृत्यु कैसे होगी वो भी सेकेंड हाउस। इंसान कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, मतलब किसी दूसरे की संपत्ति या किसी दूसरे की कंपनी को खरीदेगा, वो भी सेकेंड हाउस है। थर्ड हाउस को बोलते हैं पराक्रम हाउस। ये रिप्रेजेंट करता है इंसान के हिम्मत को, इंसान के छोटे भाई बहन को, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को, राइटिंग एबिलिटी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है इंसान के घर को, माँ को, मदर कंट्री को, मदर लैंग्वेज को, घर के सुख को, मानसिक शांति को। तो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स होम, मदर कंट्री, डोमेस्टिक कंफर्ट, मेंटल पीस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट, व्हीकल, रिलेटिव, सब फोर्थ हाउस। साथ ही साथ फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है इंसान के बेसिक एजुकेशन को। जो उसकी बेसिक एजुकेशन है ये फोर्थ हाउस के जिम्मे है। फिफ्थ हाउस की बात कर लेते हैं। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट को, इंसान की इंटेलेक्ट को, पूर्व जन्म के पुण्य को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल के केस में, मेल के केस में रिप्रेजेंट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ हाउस सिर्फ फीमेल के केस में बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, वो भी पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड। रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को, मेंटल इंक्लाइनेशन को, इंसान का मानसिक झुकाव कैसा होगा, मंत्र सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो सट्टाबाजी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, इंसान के नॉर्मल स्कूल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बात कर लेते हैं छठे हाउस की। छठा हाउस रिप्रेजेंट करता है इंसान के कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को, किसी कॉम्पिटिशन में, किसी कॉन्टेस्ट में जीतना, उसको रिप्रेजेंट करता है। लोन, डेट, उसको रिप्रेजेंट करता है। जॉब को रिप्रेजेंट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है छठा हाउस या सिक्स्थ हाउस। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। दिस टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप्स, शादी, मैरिज, रिलेशनशिप, मैरिटल हैप्पीनेस, सेक्स लाइफ, सब इसी में। साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल डिजीज को, इंसान के डेथ को, साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है इंसान के फेम को। बात कर लेते हैं एट्थ हाउस को। एट्थ हाउस को हम आयु का भाव भी बोलते हैं। दिस टॉक्स अबाउट लॉन्गिविटी ऑफ पर्सन, इंसान की आयु कितनी होगी, जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, हिडन वेल्थ, हिडन ट्रेजर, मृत्यु तुल्य कष्ट, स्पिरिचुअल लिबरेशन, अनअर्न्ड वेल्थ, वैसे पैसे जो इंसान ने कमाए नहीं है वो उसको मिले, वो एट्थ हाउस है। बात कर लेते हैं नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को मानते हैं भाग्य भाव, लक का हाउस या फॉर्च्यून हाउस। ये रिप्रेजेंट करता है इंसान के इस जन्म के लक को, प्रॉस्पेरिटी को,
फादर को रिप्रेजेंट करता है, सुपीरियर को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, फेम, हायर एजुकेशन, सारा 9th हाउस है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है इंसान के प्रोफेशन को, इंसान के कर्म को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी पब्लिक में क्या इमेज होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस रिप्रेजेंट्स विश फुलफिलमेंट, इंसान की इच्छा पूर्ति का भाव है। एल्डर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, सोशल इमेज को रिप्रेजेंट करता है, दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है, पड़ोसियों को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड फ्लो ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है, मेल्स के केस में बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट चाइल्ड को। 12th हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल्स, जेल, लॉकअप, फॉरेन रेजिडेंस, मोक्ष, सारा है 12th हाउस। ये है 1 से लेके 12 हाउसेस का हमारे जीवन में इंपैक्ट, कि हाउ दीज हाउसेस इंपैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इसको ऐसे समझिए, हर हाउस हमारे जीवन में एक पार्टिकुलर जिम्मेदारी को तय करता है, और वो पार्टिकुलर जिम्मेदारी कैसे तय करेगा वही हमारा उस हाउस की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नक्षत्र। अब देखिए, पूरी एस्ट्रोलॉजी में लगभग 28 नक्षत्र होते हैं, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 28 नक्षत्र होते हैं। इसमें से 27 नक्षत्र किसी भी होरोस्कोप में आ सकते हैं। 27 नक्षत्र कैन कम इन एनी होरोस्कोप। जो एक नक्षत्र है अभिजीत, ये किसी भी पर्सन के होरोस्कोप में नहीं आता है। ये नक्षत्र सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त में काम आता है। ठीक है, तो 27 नक्षत्र की बात कर लेते हैं। ये चार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब देखिए, यहां देखिए, जैसे बात करते हैं एरीज राशि की, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं या 4 पद होते हैं। तो एरीज की बात करेंगे तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। तो हर राशि में लगभग 9 चरण आएंगे। मतलब 2 टॉरस की बात कर ले तो 3 चरण कृतिका के, 4 रोहिणी के और 2 मृगशिरा के। तो हर राशि में 9 चरण नक्षत्र आता है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फिक्स है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये फिक्स है। ये 27 नक्षत्र है। ये एक ऐसा इमेज है, इसको दिमाग में रख लीजिए, आपको सारा नक्षत्र समझ में आ जाएगा कि कौन सा नक्षत्र किस राशि का नक्षत्र है, आपको पता चल जाएगा। ग्रह कौन सी राशि में है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इन नक्षत्रों के स्वामी के बारे में। तो देखिए, अश्विनी, मेघा और मूला, इसके स्वामी होते हैं केतु। ये जो टेबल बना है, ये टेबल बना है कि उस नक्षत्र का जो मैक्सिमम चरण है वो किस ग्रह के हिसाब में आता है। भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, वीनस का। कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा, सूर्य का। रोहिणी, हस्त और श्रवणा, मून का। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, मंगल देव का। आद्रा, स्वाति और शतभिषा, राहु देव का। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, गुरुदेव का। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, शनि देव का। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, बुध देव का। ये हमारे 27 नक्षत्र खत्म हो गए। हर ग्रह देवता के पास 3 नक्षत्र आए, बुध के नक्षत्र को और केतु के नक्षत्र को। अगर किसी पर्सन का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, बुध देव के नक्षत्र में या केतु देव के नक्षत्र में चला जाए, इसको बोलते हैं गंडमूल दोष। ठीक है, इस गंडमूल दोष का निवारण करना जरूरी है। इफ अ horoscope of a person moon falls under the नक्षत्र of either केतु देव और मरकरी, this is referred as गंडमूल। ठीक है, तो इस गंडमूल की शांति होती है। शांति का मतलब उस नक्षत्र के 27,000 मंत्र होंगे। 27,000 मंत्र ऑफ दैट नक्षत्र विल बी डन। ठीक है, तो ये हमारा सफर था नक्षत्र की, मैंने शुरुआत की है। कल की क्लास में जब मैं आऊंगा तो आगे बढ़ूंगा, एक एक नक्षत्र के हम बारीकी से समझेंगे, एक एक नक्षत्र को जानेंगे कि उस नक्षत्र का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे नक्षत्र, जैसे हमने राशियों को बांटा था
वैसे नक्षत्र को बांटेंगे। ध्यान रखिएगा, नक्षत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारे प्रिडिक्शन में। जैसे इंसान अपने मन का गुलाम है, मानते हैं ना, जो हमारा मन चाहता है वो हम करते हैं, वैसे ही ग्रह देवताओं का जो मन है वो उनका नक्षत्र है। तो ग्रह देवता क्या करेंगे ये समझना है तो नक्षत्र को समझ लीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्षत्र और उसके चरण बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं हमारे प्रेडिक्शन के जर्नी में। आज के सफर में इतना ही, सेशन ओपन है Q&A के लिए। ठीक है, ओके सर। तो पोस्ट Q&A प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं एक एक करके। प्रिया जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए और अपने सवाल को पूछिए। सर जो आप मुझे बताए कंबस्ट में और रेट्रोगेट में डिग्री, सर वो नहीं समझ में आया। सॉरी, कंजक्शन में डिग्री जो बताए। क्या समझ में नहीं आया? सर जैसे उसमें आप बताए 4 डिग्री, हम्म, तो वो 4 डिग्री कैसे निकलेगा सर? कौन किसका पूछ रहे हैं? कंजंक्शन में पूछ रहे हैं? देखिए कहीं भी निकालेंगे। ओके, मैं चार्ट लेके आता हूँ, बस चार्ट खुला पड़ा है ना, 10 सेकंड दीजिए, चार्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सूर्य देव है 28 डिग्री के हैं, यहाँ हाँ। मंगल देव 2 डिग्री के हैं, तो एक भाव 30 डिग्री का है ना, तो 2 डिग्री यहाँ पूरा किया और 2 डिग्री यहाँ पे आया, इसलिए 4 डिग्री दोनों की दूरी। अच्छा ये बताइए सिखाया है Same डिग्री निकालना? सर सेम कंबस्ट में भी यही रहेगा? हर जगह डिग्री का डिस्टेंस ये रहेगा, डिग्री का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। और सर एक ही प्लैनेट कंबस्ट और रेट्रोगेट दोनों कर सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और सर जैसे कि ना जो ट्रांजिस्ट हो रहा रहता है उसमें जैसे मून का 2.5 डेज है, 2.25 डेज, 2.25 दिन है, 2.2 2.25। बट लेकिन ना वो जो चार्ट बना है उसमें तो कई जगह ऐसे है कि सेम पोजीशन पे भी है। तो बिल्कुल हो सकता है ना भाई। देखिए जिस राशि में आपका चंद्रमा है उस राशि में तो आएगा ही आएगा ना। अगर आपको चंद्र राशि के हिसाब से बर्थडे मनाना हो तो आप हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं जैसे बहुत सारे प्लेस में सेम, जैसे 8, 9, 10, 11 फिर 11, 11 ऐसे पोजीशन हुआ था। देखिए इसकी वजह का मैं आपको आंसर देता हूँ। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो डिपेंड करता है कि ना आप चंद्रमा का ट्रांजिट हमने किया ना, अब डिपेंड करता है चंद्रमा को किस दिन देख रहे हैं। तो चंद्रमा 2.25 दिन रहेगा हमेशा से, अगर आज देखेंगे तो कल भी वही रहेगा, इसलिए आपको 2 दिन सेम आ रहा है। सर तो फिर 2.5 दिन के हिसाब से तो उसको और चेंज होना चाहिए। 2.25 दिन ही है, 2.25 दिन है, 2.5 दिन नहीं, 2.25 दिन है। हाँ सर, तो उसके हिसाब से तो और चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? 28 दिन ही होंगे ना महीने में, 28 दिन में अपना चंद्रमा अपने 12 राशि को तय कर लेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रिया जी। नैना जैन जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी सर आज जो आपने वो 12 हाउसेस में सारा कुछ जो बताया लिखा हुआ था, that you will be explaining again or is it done? इज इट डन? इट इज डन। Okay, it was a bit too fast. समझ में आने मतलब you will रिकॉर्डिंग है teach आपके पास? to relate it, मतलब हमको Yeah. कैसे उसको रिलेट करना है या ऐसा? देखिए हम जब प्रेडिक्शन करेंगे वहां वो जरूर आएगा, बट उसके हम दोबारा उस पर हम कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। Okay, थैंक यू। यू वेलकम। ईशिता जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। इवनिंग सर। जी सर ये जो आपने रेमेडीज बताई थी ना, इसमें मुझे थोड़ा जुपिटर की जो लास्ट रेमेडी आपने बताई ना, बर्थ प्लेस की मिट्टी वाली, उससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन था कि बोलिए। जैसे सर ये इट विल बी लाइक कि जस्ट सिटी में बर्थ हुआ है या जहाँ पर्टिकुलर प्लेस? जो सिटी है, जो भी सिटी है, गांव है, वहां की मिट्टी। ओके, बिकॉज द पर्टिकुलर प्लेस की मिट्टी तो जैसे हॉस्पिटल्स में आजकल पार्टिकुलर प्लेस नहीं मिलेगा आपको, उस सिटी की मिट्टी है वो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। शिखा जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हेलो सर। सर मुझे ये जी पूछना था कि अगर कुंडली में कोई प्लेनेट रेट्रो नहीं है तो कोई कोई दिक्कत मतलब नहीं, कार्मिक डेथ नहीं है, मतलब तो फिर ऐसा कोई नहीं कर। planet- देख, जो इंसान इस धरती पे आया है सबके कार्मिक डेट।
अच्छा जी जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे जिसमें गंड मूल दोष आया है बचपन में और कुछ लोगों को हम्म। बाद में पता चला, तो 30 की एज हो गई, 40 की एज हो गई, तो कैसे बिल्कुल करेंगे शांति फिर? हो सकती, बिल्कुल शांति हो सकती। अच्छा, करानी जरूरी है, ओके ठीक है सर। वेलकम। रश्मि जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर आपने ग्रहण दोष का बताया था, वो जरा प्लीज टच अपॉन कर लीजिए। सूर्यदेव और राहु देव का एक साथ आना ग्रहण दोष बनाता है, और चंद्रदेव का केतु देव के साथ आना ग्रहण दोष बनाता है। यही दो कंडीशन है ग्रहण दोष बनने के। सर उस ग्रहण दोष से क्या होता है रिजल्ट? रिजल्ट अभी हम आगे करेंगे, रिजल्ट अभी हमने किया नहीं है। रिजल्ट हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू रश्मि जी। सुषमय चटर्जी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर बोलिए, सुषमय सर बोलिए। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो वील बी प्रोसीडिंग अहेड। आप Q&A ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके, इनका वॉइस नहीं आ रहा है। सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन Q&A ग्रुप बिकॉज योर वॉइस इज नॉट कमिंग। जयश्री अग्रवाल जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर ये पूछना है कि जैसे अभी आप बता रहे थे कंजंक्शन वाले प्लैनेट्स, तो वो कंजंक्शन तो आ गया समझ में, बट उसके इफेक्ट क्या रहते हैं? इफेक्ट हम आगे करेंगे। आगे करेंगे सर, बिल्कुल। क्योंकि 2-3 क्लासेस में वो वहीं तक देखा, उसके आगे समझ में नहीं आ रहा मुझे। आएगा आएगा आएगा। थैंक यू सर। वेलकम। आईफोन खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर यदि किसी के गंडमूल है और 27 दिन का ट्रीटमेंट हो गया है, तो उसको बाद में भी करना चाहिए या वो सफिशिएंट है? देखिए पर्सनली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि गंडमूल की शांति हर 2-3 साल पे इंसान को करवाते रहना चाहिए। अच्छा ठीक, थैंक यू। वेलकम। प्रतिभा मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी सर आपने जैसे बताया कि राहु देव और सूर्य देव के साथ ग्रहण दोष बनता है, सर इस तरह से केतु देव और सूर्य देव के साथ भी कोई दोष बनता है? केतु देव सूर्य को ग्रहण दोष नहीं लगा सकते। केतु देव सिर्फ चंद्रमा को ग्रहण दोष लगाते हैं। केतु देव और चंद्रदेव ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण बन सकता है। सूर्य देव को केतु देव ग्रहण नहीं लगा सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर जो आपने वो जुपिटर का बताया जब रेट्रोग्रेड होते हैं, तो सर मैंने 3-4 चार्ट्स में लाए एंड एग्जैक्टली 37-38 एज में उनका चेंज ऑफ प्रोफेशन हुआ है सर। चलिए ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके, थैंक यू मैम। मौना जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। या गुड इवनिंग सर। जी मेरा पूछना था सर, ये रेट्रोग्रेड और ये जो कंबस्ट दोनों जो प्लैनेट्स होता है, मींस दोनों होता है, तो उसमें कौन सा सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, कंबस्ट का या फिर रेट्रोग्रेड? सबसे पहले दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। इसमें दोनों को किसी एक तराजू पे हम तौल नहीं सकते कौन ज्यादा इंपैक्टफुल है कौन कम है। दोनों का अपना रोल है, दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है। अच्छा, मींस इंडिविजुअली जो अपना इफेक्ट देते हैं, तो दोनों का साथ में भी कभी इफेक्ट आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, एक प्लेनेट दोनों हो सकते हैं। अच्छा, और सर ये नक्षत्र का कल जैसे आपने बताया, लेकिन एग्जैक्टली नक्षत्र का रोल क्या होता है बेसिकली इसमें, हाउ इट वर्क्स? अभी उस पे कल की क्लास में आएंगे, इंतजार कीजिए उस पे। ओके फाइन, ओके थैंक यू। यू वेलकम। ओके, सीमा दुरेजा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। सर जो आपने रेट्रो सैटर्न की शराब वाली रेमेडी बताई है, वो एक ही बार करनी है या आपको कुछ टाइम करनी है या पर्टिकुलर? देखिए आइडियली आपने एक बार कर लिया, आपको रिलीफ मिल गया, बहुत अच्छी बात। लगता है रिलीफ नहीं मिला तो हर 6 महीने में, साल भर पे आप करते रह सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डे? एनी डे, सैटरडे प्रेफरेबल है, बट आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चेंज आएगा कि मांगने लगेंगे अपने काम का कुछ? बिल्कुल चेंज आएगा। थैंक यू सर। वेलकम। सेनिल पुरोहित जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर वो गंधमूल जो आपने बोला था, एक बार रिपीट करोगे क्या है? जब भी चंद्रमा मरकरी या केतु के नक्षत्र में आएगा उसको गंडमूल बोलते हैं। उसका सर मीनिंग क्या होता है? गंडमूल, देखिए गंडमूल का सिंपल सा मतलब होता है कि गंडमूल क्या, एक जड़त्व है इंसान के जीवन में। देखिए गंडमूल सिर्फ बुरा नहीं है अपने आप में, गंडमूल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आ सकता है। डिपेंड करता है, अभी मैं गंडमूल पे जब आगे प्रेडिक्शन आऊंगा तो बताऊंगा गंडमूल कैसे देखते हैं।
थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इस पे आएंगे हम। ओके ठीक है सर। सर वो डिग्रीज का एक बार रिपीट करोगे, वो कंबशन का जो था? रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं। ओके थैंक यू। यू वेलकम। अनुराधा माहूर जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी मैम। सर, ये ना जुपिटर रेट्रो से रिलेटेड है। मैंने किसी का चार्ट देखा था, तो अभी जैसे मुझे पता चला कि करियर पाथ चेंज वो, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में काफी परेशान, मतलब वो मुझे लगता रहता था कि वो पास्ट लाइफ में तो नहीं है, कि वो परेशान है कि अपने करियर में, कि मेरे पास रेफरेंस के लिए ऐसे आया था कि टाइमली प्रमोशन नहीं है, समथिंग समथिंग। तो देखिए मतलब क्या रिलेशनशिप है ऐसे कि, और देखिए या टाइमली नहीं होने की वजह कुछ और भी हो सकती है। सिर्फ जुपिटर रेट्रो एक देरा जोड़ी नहीं है, उसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बट हाँ, कैरियर ट्रांजिशन चेंज पक्का कराएगा जुपिटर रेट्रो। हाँ, तो अब तो करियर ट्रांजिशन चेंज तो नहीं, इज 40+, बट वो परेशान तो रहता है, तो किस वजह से? कैरियर ट्रांजिशन ही पक्का होगा। बट अब तो 40+ हो गया, तो उसके बाद होगा। तो क्या हो गया, लाइफ में किसी भी होना पक्का है, या तो पहले हो चुका होगा या फिर होगा। मतलब एट एनी एज, एट एनी स्टेज इन लाइफ, at any stage it has to happen, it will happen। मतलब आपका कहने का मतलब है वो इंजीनियरिंग लाइन में तो एस्ट्रोलॉजी में चला जाएगा, बिल्कुल। करियर पाथ से ये मतलब है आपका? बिल्कुल, यह हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते कुछ और है, काम कुछ और करते हैं। हाँ, वो तो ट्रू है, मतलब बस खत्म कहानी। दैट इज आल्सो कैरियर ट्रैक ना। तो मतलब उसके लिए एक होप है कि भाई इतना परेशान मत हो, और इतना ये नहीं, मतलब देखिए पर्सन परेशान क्यों है, उसके लिए उसका चार्ट आंसर करेगा। वेलकम। दियाशा भट्टाचार्य जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने और वहां पे मतलब मेरा बहुत सारा, हेलो हाँ जी मैम बोलिए। हाँ सर, मेरे चार्ट में मैंने देखा कि मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न सब रेट्रो में है, और यूरेनस, नेपच्यून भी रेट्रो में है, तो इन सभी के मतलब मुझे रेमेडीज बिल्कुल सबके करने करने पड़ेंगे? पड़े, सबके करने पड़े। ठीक है सर। यू वेलकम। कल्याणी श्रीनिवास जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। कल्याणी हाँ गुड सर इवनिंग। बोलिए। हाँ मैम गुड इवनिंग सर। सर मैंने चार्ट में मैंने देखा कि सन और राहु दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तो आपने ग्रहण दोष का जो बताया था उसका कुछ उपाय करना पड़ता है क्या? उपाय मैं आगे बताऊंगा क्या होगा, अब उस पर मैं बात किया नहीं, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बिल्कुल उसका उपाय होगा। ओके थैंक यू। यू वेलकम। उत्पल सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरे को वो कंफर्मेशन करना था कि जुपिटर रेट्रो है मेरा, और मैंने 3-4 प्रोफेशन चेंज किया, और कई बार मैंने बहुत जगह भी बहुत चेंज की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। रश्मि जोशी मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर ये होमवर्क के बारे में है जो आपने दिया है ट्रांजिट वाला जी। वो कोई भी नहीं पूछ रहा है, तो फिर मुझे पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सैटरडे वाला क्लास मैंने मिस किया और मैं बहुत पछता रही हूँ, मैं खून के आंसू रो रही हूँ आज। रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? नहीं देखा है सर, पूरा देख लिया मैंने। मैं ट्रैक में तो आ सक रही हूँ, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप एक ट्रांजिट का हमको आप शेयर कर सकते हैं, तो फिर हमको एक रेफरेंस मिलेगा ना कि हम सही कैलकुलेट नहीं कर सकते सर। ये तो अब तो और खून के आंसू रोऊंगी मैं। हमने क्लास में मल्टीपल एग्जांपल्स किए हैं, क्लास के एग्जांपल को ध्यान से करिए, ऑलरेडी वो एग्जांपल आपके पास है। ओके सर, मैं एक्चुअली मैं कंप्यूटर में ही कर रही हूँ, तो कॉपी पेन पे करिए, कॉपी पेन पे सॉल्व करिए, कॉपी पेन मींस आई एम एक्चुअली राइटिंग इट। ऐसा नहीं कि मैंने आपने जो बोला वो सब मैंने भी सोचा कि हाँ मैं पैटर्न निकाल सकती हूँ बहुत कुछ, लेकिन मुझे हर बार डर लगता है मैं कुछ गलत करूंगी तो सर इतने सारे चार्ट्स गलत हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा।
मैं उससे कोई फर्स्ट फर्क टाइम नहीं लाइफ पड़ता में कर रही हूँ सर ये। कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ता तो सारे दिग्गज बैठे लोग हैं, पता कोई नहीं नहीं लोगों बैठा को है कितना आ कोई रहा नहीं है, मुझे कुछ नहीं कोई आता सर। कोई दिग्गज नहीं है, आप लोगों को भूल जाइए और गलती को मत डरिए, आगे बढ़िए। ठीक है सर, ओके। यू वेलकम। प्रतिभा मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर अनदर चांस देने के लिए सर। सर जैसे आपने बताया कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, तो उसके लिए आपने जो उपाय बताया है भगवान भैरव के मूर्ति के ऊपर देसी शराब चढ़ाने का, सर ये कोई दशा आने पर मैंने मूर्ति के ऊपर नहीं, मैंने मूर्ति के ऊपर नहीं बोला है, मैंने उनके मंदिर में जाके रखने को बोला है, मूर्ति पे नहीं चढ़ाना। भगवान मंदिर भैरव को में रखना है। मंदिर में सिर्फ रख के आना है, भगवान भैरव को चढ़ाना नहीं। भगवान भैरव को शराब का भोग बहुत कम मंदिरों में लगता है, जहां लगता है वहां आप चढ़ा सकते हैं। बाकी नॉर्मली ऐसे किसी दूसरे मंदिर में सिर्फ शराब की बोतल दे सकते हैं, चढ़ा नहीं सकते। ये सर आपको जो अगर दिल्ली में भगवान भैरव का मंदिर है वहां चढ़ा सकते हैं? वहां वहां भोग लगता है, वहां आप शराब चढ़ा भी सकते हैं, उनको पिला भी सकते हैं। वहां कुछ दिन होते हैं जहाँ पे शराब का भोग लगता है। सर वो मैंने पूछना एक्चुअली ये था कि दशा आने पर, शनि की दशा आने पर सैटर्न या कभी भी कभी, सैटर्न रेट्रो है तो कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा ठीक है, चार्ट में सैटर्न रेट्रो हो तो कभी भी ये उपाय कर सकते हैं और कितनी बिल्कुल बार भी उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। या वेलकम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो आज के सफर में इतना ही। हम लोग अच्छा, ले लीजिए फिनाइल को। हाँ फेनिल जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन था, जस्ट मैंने देखा मेरा सैटर्न रेट्रो है और आपने एक चीज बताया था कि दे ऑलवेज फियर ऑफ पर्सन इन अथॉरिटी। हाँ, मैं लाइक इम्पेशेंट हूँ, मैं योगा के प्रोफेशन से हूँ, बट ये कभी हुआ नहीं, तो मतलब खाली पूछना था कि वो भी एक पार्ट है क्या? देखिए जो जितने पैरामीटर जुड़ेंगे सब कुछ ही दिखे, जो भी सिम्टम्स हो तो कोई भी एक दो दिख सकता है, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, मतलब सब रिलेट नहीं होगा, कुछ जो मेन है वो रिलेट होगा, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। तो आज के सफर में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कल की क्लास में, एंड विल कंटिन्यू द जर्नी जहां हमने एंड किया था। तो आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। So thank you everyone and a very good night to all the participants.